Okay. Okay, guys, we will be discussing limit of the sequence. तो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस के लिए हम बेसिकली यहाँ पर हम करते क्या है कि अगर हमें सीक्वेंस की लिमिट निकालनी हो किसी भी सीक्वेंस की, तो हम क्या करते हैं, हम लिमिट रखते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये हम करते हैं उसकी nth टर्म के साथ। nth टर्म को हम tn भी कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास दो आंसर आते हैं। एक आंसर आता है कि लेट से हमारे पास जो आंसर है वो कोई कांस्टेंट आया, और लेट से हमारे पास कोई आंसर जो है वो इन्फिनिटी आया, और लेट से हमारे पास जो आंसर है वो 0/0, सॉरी, आंसर आया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो हम फिर इन सूरत में क्या करते हैं, देखिए बेटा, अगर लिमिट पुट करने पे हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आ रहा होता है तो उस सीरीज को हम डाइवर्जेंट कह देते हैं। अगर कांस्टेंट आ रहा होता है तो हम उसको कन्वर्जेंट कह देते हैं। और अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता है तो फिर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में कोई भी किसी किस्म के स्टेप हो सकते हैं। लेट से आपके पास सीक्वेंस देखते हैं, लेट से आपके पास एक अदर tn है, 2n+1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब है लिमिट जो मेरे पास सीक्वेंस की मुझे निकालनी है तो कैसे निकलती है जनाब, वो निकलती है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ इसकी nth टर्म है। जैसे कि मैं पैटर्न देखना चाह रहा था ना, मैं पैटर्न ये देखता हूँ कि ये सीरीज इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। नॉर्मली जो कन्वर्जेंट होती है ना सीरीज, वो इंक्रीज कर रही होती है, और जो डाइवर्जेंट सीरीज होती है वो या तो डिक्रीज कर रही होती है या फिर उल्टी सीधी जा रही होती है। तो अगर मैं यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करूँ तो ये हो जाएगा 2 × ∞+1, और आंसर इसका इन्फिनिटी ही आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी में हम कुछ भी प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर इन्फिनिटी ही आता है। लेट से हमारे पास एक अदद nth टर्म है 3/2n+1। अब इसकी अगर मैं लिमिट ऑफ द सीक्वेंस निकालूंगा तो कैसे निकलेगी, तब काम मुझे वही करना है। तो मुझे n की जगह इन्फिनिटी पुट करना है। तो मैं n की जगह इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 3/2 × ∞+1, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जो है बेटा वो बराबर होता है 0 के। तो इसका मतलब ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है 0 की तरफ, ये सीरीज 0 की तरफ बढ़ रही है। तो अगर मैं इसकी डिफरेंट nth टर्म निकालूं, सॉरी डिफरेंट जो nth टर्म मुझे दी हुई है उससे मैं डिफरेंट सीक्वेंस निकालूं, 3/2n+1 का मतलब है कि अगर मैं लेट से इसमें फर्स्ट टर्म निकालूं तो मैं n की जगह 1 पुट करूंगा तो ये 1 आएगा। फिर जब मैं 2 पुट करूंगा तो ये 3/5 आएगा। फिर जब मैं 3 पुट करूंगा तो ये 3/7 आएगा। फिर ये 3/9 आएगा, और करते 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 लेट से अगर मैं 100 टर्म निकाल रहा तो ये 201 आएगा। तो आप देखें कि नंबर जो है वो कैसे कैसे 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो ये पैटर्न अगर मैं पता लगा रहा हूँ तो इस पैटर्न के पता लगाने को हम कहते हैं लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। सबसे पहले सवाल में हमसे क्या मांगा जा रहा है, यहाँ पर हमसे मांगा जा रहा है जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो बेटा जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस के लिए अब आप यूज कर सकते हैं ओ लेवल वाला मेथड कि आप पैटर्न देखें, या फिर आप ये देख सकते हैं कि ये जीपी है या एपी है, या फिर आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो ऑप्शन है, अगर मैं ऑप्शन में एन की जगह 1 पुट करूँ 2 पुट करूँ तो मेरे पास जो है वो फिर सीक्वेंस बनना शुरू हो जाती है। तो लेट से अगर मैं बात करूं 1/n+2 की, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज पुट करना शुरू करूं तो जनाब जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो हो जाएगा 1/1+2। फिर नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी जनाब, 1/2+2।
नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी जनाब, 1/3+2। तो वो सीक्वेंस तो नहीं बन रही जो मेरे पास सवाल में दी गई है। इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज डालूं तो 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही बनेगा, तो 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर करूंगा तो 1/9 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब मैं इसके अंदर वैल्यू डालूंगा n की जगह पर तो मेरे पास सीक्वेंस बन रही होगी। तो करके देख भी लेते हैं। जब मैं 3 की पावर रखूंगा तो 3 की पावर 1 जो है वो 3 आएगी, 3 की पावर 2 रखूंगा तो 1/9 हो जाएगा, तो 3 का क्यूब रखूंगा तो 1/27 हो जाएगा। जनाब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे लिमिट ऑफ द सीक्वेंस मांगी जा रही है। तो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस के लिए हमें nth टर्म दरकार होगी। तो इसका मतलब पहले हमें nth टर्म पे वर्किंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर 4 अलग अलग सीक्वेंस हैं। 4 अलग अलग सीक्वेंस कौन सी हैं जनाब? एक हमारे पास जो सीक्वेंस है 1 3 5 एंड सो ऑन। आप देखें 1 3 5 एंड सो ऑन अलग सीक्वेंस है आपके पास। तो आपके पास जो एपी है, AP1, वो है जनाब 1 3 5 एंड सो ऑन। तो अब एक तरीका तो ये है कि आप इसका जो TN का फॉर्मूला था उसको यूज़ करें। तो TN का फॉर्मूला क्या था जनाब? A + n-1 इंटू डी। तो अगर मैं वो यूज़ करूँ तो इसकी जो nth टर्म है वो बनेगी 2n-1। क्या ये बात समझ आ रही है? इसके बाद अगर मैं सेकेंड AP को देखूँ तो सेकेंड AP है मेरे पास 2 4 6। अच्छा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पॉइंट्स नहीं है, ये 1.3 नहीं है, तो 1.2 नहीं है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरीके से अगर मैं AP3 देखूँ, AP3 में क्या हो रहा है जनाब? ये स्टार्ट हो रहा है 3 से, 3 के बाद 5 पे गया, देन 7 पे गया, और इसकी अगर मैं nth टर्म निकालूं तो बनेगी 2n+1। इसी तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या ये बात समझ आ गई? इसका जो nth टर्म बनेगा वो बनेगा 2n+2। अब nth टर्म रखी यहाँ पर ना, ये रख दिया nth टर्म, ये भी रख दिया nth टर्म, फिर हमने ये रख दिया nth टर्म, फिर हमने ये रख दिया nth टर्म। ठीक हो गया? तो nth टर्म रख दी तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कह रहा है कि भाई लिमिट ऑफ द सीक्वेंस अगर आपने निकालनी है तो वो किसके बराबर है? लिमिट ऑफ द सीक्वेंस का जनाब फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है जनाब? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी द nth टर्म। nth टर्म हमारे पास तैयार है। अब मसला ये है कि अभी अगर मैं इसमें n की जगह इंफिनिटी डालूंगा तो इसका आंसर आएगा बेटा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। तो जब भी आंसर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आए तो हम करते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन क्या करते हैं? सिंप्लीफिकेशन ये करते हैं कि हाईएस्ट पावर से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड करा देते हैं। हाईएस्ट पावर से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड करा देते हैं। तो अगर मैं ऊपर हाईएस्ट पावर देखूं तो n है, तो इसका मतलब पहला ब्रैकेट हो जाएगा 2 - 1/n। इसको डिवाइड कराऊंगा तो ये 2 हो जाएगा, इसको मैं n से डिवाइड कराऊंगा तो ये हो जाएगा 2 + 1/n, और मैं इसको डिवाइड कराऊंगा तो ये हो जाएगा 2 + 2/n। तो जनाब मैंने हर ब्रैकेट को n से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर भी मैंने n से डिवाइड कर दिया और नीचे भी मैंने n से डिवाइड कर दिया। क्या ये कहें कि पूरे को n² से डिवाइड कर दिया? तो अब जब मैं इसमें लिमिट डालूंगा
तो बेसिकली ऐसा करने से हुआ क्या, लिमिट जब मैं डालूंगा तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, देखिए एन जो है वो इन्फिनिटी के बराबर है, एन जो है वो टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पे। तो इसका मतलब ये है कि वन अपॉन एन जो है वो टेंड कर रहा है जीरो पे, क्योंकि वन अपॉन इन्फिनिटी जो है वो जीरो के बराबर होता है। क्या ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? तो इसका मतलब जहां पर वन अपॉन एन लिखा है वहां पर मैं जीरो डाल दूंगा, जहां पर वन अपॉन एन लिखा है वहां पर मैं जीरो डाल दूंगा, जहां पर वन अपॉन एन लिखा है वहां पर मैं जीरो डाल दूंगा। तो इस तरीके से मेरी जो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है वो आएगी वन के बराबर। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये वन की तरफ कन्वर्ज हो रही है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? किसी किस्म का कोई मसला है इसमें? जनाब यहाँ पर भी अब हमें एनेट ट्रम की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं इसका एनेट ट्रम बताऊँ तो इसका जो एनेट ट्रम है जनाब बहुत ही सिंपल है। इसका जो एनेट ट्रम है जनाब वो है हमारे पास वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन। और अगर मैं इसके अंदर लिमिट ऑफ द सीक्वेंस निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी रखूँगा, और जब यहाँ पर मैं इन्फिनिटी डालूंगा तो ये हो जाएगा वन अपॉन इन्फिनिटी। और बेटा जी वन अपॉन इन्फिनिटी जो है वो जीरो के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये जीरो की तरफ कन्वर्ज कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे जनरल टर्म मांग रहे हैं इसकी। तो वही तरीका होगा कि मैं एन की जगह पर वन, एन की जगह पर टू और एन की जगह पर थ्री पुट करूंगा हर सीक्वेंस में, और देखूंगा कि मेरे पास आंसर बनता है या नहीं बनता है। तो मेरे ख्याल से इसका ये आंसर बनेगा। अगर हम एन की जगह पर वन पुट करें तो फर्स्ट टर्म बन रही है। अगर हम एन की जगह पर टू पुट करेंगे तो सेकंड टर्म बन जाएगी, और फिर इसी तरीके से सो ऑन। क्या ये बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 4 सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 नहायत ही आसान सवाल है। एनेट टर्म बनानी है, एपी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो एपी के फॉर्मूले के लिए आपको बेटा ए चाहिए, ए है हमारे पास 3, डी चाहिए वो है 4। तो जनाब टी एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। इसके अंदर अगर मैं सारी वैल्यूज डाल दूँ तो जनाब ये हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 4, और फाइनल आंसर मेरे पास आएगा 4n माइनस वन। जनाब यहाँ पर भी हमें जनरल टर्म निकालनी है, और इसकी जनरल टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोई काम करेंगे कि ऑप्शन में हमें जो वैल्यूज दी हुई हैं उसमें मैं एन की जगह वैल्यूज पुट करूँ तो ये हो जाएगा वन प्लस टू, टू अपॉन वन। अगला आएगा जनाब वन प्लस टू अपॉन टू। तो अगला आएगा जनाब वन प्लस टू अपॉन थ्री एंड सो ऑन। तो जनाब इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें लिमिट ऑफ द सीक्वेंस बतानी है। तो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस के लिए हम वही काम करेंगे जनाब कि लिमिट जो है वो बराबर होती है n टेंड्स टू इन्फिनिटी द nth टर्म। तब nth टर्म जो है वो इसकी डिफरेंट है। क्या है जनाब? 3 प्लस टू अपॉन एन। तब n की जगह इन्फिनिटी आएगा, तो जगह 3 प्लस टू अपॉन इन्फिनिटी, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी होता है जनाब जीरो, तो आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे लिमिट ऑफ द सीक्वेंस मांग रहे हैं, nth टर्म चाहिए।
nth टर्म इसकी n है और आप वैसे भी देख सकते हैं कि ये सीरीज डाइवर्ज हो रही है, तो इसका जो आंसर है वो वैसे भी इन्फिनिटी ही आएगा। क्या ये बात समझ आ गई? ओके जनाब, अगर हम यहाँ पर nth टर्म देखें क्वेश्चन नंबर 9 में, तो हमारे पास जो nth टर्म है वो है 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसको हम लिख लेंगे 1/n+1। अब इसमें इन्फिनिटी डालेंगे तो 1/∞+1। तो इन्फिनिटी प्लस वन करेंगे तो भाई वो इन्फिनिटी ही आएगा, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जो है वो 0 के बराबर होता है। यहाँ पर जनाब nth टर्म हमें चाहिए थी, nth टर्म उन्होंने सवाल में दी हुई है। कितनी दी हुई है भाई? वो दी हुई है उन्होंने 4n²। 4n² और अपॉन में दी हुई है उन्होंने n² -3n+2। अब आपको पता है कि भैया अभी अगर मैं लिमिट डालता हूँ तो इसका आंसर जो है ना बेटा वो क्या आएगा? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा। ठीक हो गया भाई? अब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जब आता है बेटा तो हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि हम यहाँ पर हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे। जब हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी n² से डिवाइड करेंगे और नीचे भी n² से डिवाइड करेंगे, तो बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा 3/n, और ये हो जाएगा जनाब 2/n²। क्या ये बात समझ आ रही है? तो हमेशा जब भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आए बेटा क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देते हैं। हाईएस्ट पावर हमारे पास n² थी, हमने उससे डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद हमें पता है कि अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है बेटा, तो इसका मतलब है कि 1/n जो है वो 0 की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 4/1 माइनस 0 प्लस 0, और बेटा इसका फाइनल आंसर आएगा 4। क्या ये बात समझ आ गई हमारे बच्चों को? क्या है जनाब? वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट कंटिन्यूअस इन द इंटरवल। अब देखिए इस इंटरवल का मतलब क्या है? इस इंटरवल का मतलब है कि ऑल द वैल्यूज बिटवीन -1 एंड 1। अब इसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं। लेट से मैं x सपोज कर लूँ 0। अगर मैं x सपोज कर लूँ 0, e की पावर 0 तो मसला नहीं है, 0 का स्क्वायर भी मसला नहीं है, साइन 0 भी मसला नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि भाई मॉड x/x, इसके अंदर अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। मैं यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज ले सकता हूँ, 0 मैंने खास इसलिए ली है क्योंकि नॉर्मली अगर अपॉन में 0 आ जाए तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो वो अनडिफाइंड की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने नॉट कंटिन्यूस बोला। नॉट कंटिन्यूस का मतलब मुझे अनडिफाइंड वैल्यू पता लगानी कि अनडिफाइंड है या नहीं। तो -1 पे तो कोई भी अनडिफाइंड नहीं है, 1 पे भी कोई अनडिफाइंड नहीं है। तो मैंने कहा यार उन्होंने तो सारी वैल्यूज कही है -1 से 1 के दरमियान, तो मैं कोई एक रैंडम वैल्यू पुट करके देखता हूँ। तो मैंने कहा जरा 0 पुट करके देखता हूँ। तो मैंने 0 पुट करके देखा तो 0/0 अनडिफाइंड आ रहा है, ऑप्शन बी। बात समझ आ रही? बात समझ आ गई जनाब? यहाँ पर भी हमें लिमिट ऑफ द सीक्वेंस बतानी है। यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे कि हम बताएंगे कि भाई हमारे पास पहले लिमिट कितनी है, nth टर्म कितनी, सॉरी। तो nth टर्म हमारे पास बेटा ऊपर की अलग आएगी, नीचे की अलग आएगी। ऊपर 1 2 3 4 चल रहा है वो n है,
नीचे 2 3 4 5 चल रहा है, वो n+1 है। लिमिट पुट करूंगा, आंसर तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा। जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर भी डिवाइड करा देंगे n से, तो ऊपर तो 1 हो जाएगा, और नीचे भी डिवाइड करा देंगे n से। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1/1 + 0, तो आंसर आएगा बेटा 1। जनाब इस क्वेश्चन में लिमिट ऑफ द सीक्वेंस मांग रहे हैं, तो इस सवाल में हमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो किस तरीके से होता है ज़रा मैं आपको समझाता हूँ जनाब। इसमें अगर मैं nth टर्म अप्लाई करूँ, जो आपको nth टर्म निकालनी है, nth टर्म मेरे पास क्योंकि ये जीपी है, जब जीपी होता है तो जीपी की nth टर्म निकलती है AR⁻n−1। जनाब हो जाएगा 3/2 होल पावर n-1। जीपी का सिंपल फॉर्मूला है AR⁻n−1। अभी जब मैं लिमिट डालता हूँ बेटा, तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक काम ये करते हैं कि हम इसको y सपोज कर दें। y सपोज करने के बाद मैं दोनों तरफ लगाता हूँ ln। ln लगाने से होता क्या है कि ये जो n-1 है ये नीचे आ जाएगा, ये n-1 जो है वो नीचे आ जाएगा, ln की प्रॉपर्टी है। तो जनाब ये नीचे तो आ गया, और नीचे आने के बाद जब मैं अब इसमें लिमिट डालूंगा तो अभी भी ये इन्फिनिटी ही आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर अभी भी इन्फिनिटी ही आ रहा है। अगरचे इसका आंसर कुछ और आ रहा होता तो फिर हम चेक कर सकते थे, और फिर ई की फॉर्म में इसका आंसर आता शायद। तो इसका आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा। जनाब इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट इसलिए नहीं करेगी क्योंकि ये सीरीज कन्वर्ज नहीं है बल्कि डाइवर्ज है। जब डाइवर्ज होती है सीरीज तो उसकी जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट ही आती है। भाई -1 से 1, 1 से -1, -1 से 1, 1 से -1, तो ये कन्वर्ज नहीं हो रही, डाइवर्ज कहलाएगी। 15 बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपको मेथड सिखाया गया है उसी मेथड से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए बेटा याद रखें, अगर कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है मतलब जीपी है, और वो जीपी जिसका रेशो 1 से छोटा हो। अगर मैं इसका रेशो देखूं तो इसका जो रेशो है वो है जनाब -1/4, और -1/4 पे अगर मैं मॉड लगा दूं तो जनाब ये जो वैल्यू आएगी 1/4, ये अगर 1 से छोटी है, रेशो अगर 1 से छोटा है, तो ऐसी सीरीज को बेटा हम कन्वर्जेंट जीपी कहते हैं। और जो जीपी कन्वर्जेंट होती है उसका सम हमेशा फाइनाइट होता है, और वो हम सम टू इन्फिनिटी से निकाल सकते हैं। जनाब इसका रेशो क्योंकि 1 से बड़ा है, जो हमें क्वेश्चन गिवन है ये वाला, इसके अंदर रेशो 1 से बड़ा है। जो हमने रेशो देखा वो है जनाब 3/2। तो अगर ये रेशो 1 से बड़ा है तो ये सीरीज डाइवर्ज करेगी, और जब भी सीरीज डाइवर्ज करेगी तो उसको हम डाइवर्जेंट कहते हैं, और उसका सम जो है वो फाइनाइट नहीं बल्कि इनफाइनाइट होता है। जनाब 1/√2, देखें एक बात समझो,
एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट तकरीबन सेम ही चीज़ें होती हैं, सिलेबस में अलग से कुछ नहीं है। देखें बेटा, अगर मैं √2 निकालूंगा तो ये वैल्यू बढ़ी आएगी। किससे बढ़ी आएगी? क्यूब √2 से बढ़ी आएगी, क्योंकि क्यूब रूट उसको और छोटा कर देगा और इसी तरीके से फोर्थ रूट और छोटा कर देगा। लेकिन अगर मैं इनके रेसिप्रोकल्स ले लूँ तो कहानी उल्टी हो जाएगी। कहानी क्या उल्टी हो जाएगी कि जनाब 1/√2 छोटा हो जाएगा 1/√2 से, क्योंकि हम जब रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है। तो जनाब 1/√2 छोटा है किससे? 1/√2 से। और इसी तरीके से ये दोनों छोटे हैं किससे? √4 से। तो इसका मतलब आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। जब वैल्यू बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट कहलाएगी। क्लियर हो गया जनाब बात? तो वैल्यूज अगर छोटी हो रही हो तो कन्वर्जेंट कहते हैं, और वैल्यूज अगर बड़ी हो रही हो तो उसको हम डाइवर्जेंट कहते हैं। जनाब इसकी जो सीरीज है इसको मैं अगर nth टर्म कंसिडर करूं और इसको देखूं कि ये वैल्यूज किस तरफ बढ़ रही हैं, तो ये वैल्यूज 1/समथिंग। तो 1/समथिंग जब भी होता है तो वो जीरो की तरफ टेंड करता है, और जब जीरो की तरफ टेंड करेगा तो ये सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगी।